जय हिंद साथियों आपके एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी में समय अब बहुत कम बाकी है। तो ये साथियों 30 से 40 मिनट की क्लास मैं आपको दे रहा हूं। ये एकमात्र क्लास पूरा गेम साथियों बदल देगी। मैं आपको आज की इस वीडियो में साथियों वही चीजें बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में सीधा सवाल साथियों बनकर आपके सामने आएंगी। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपको इस एकमात्र वीडियो से साथियों मिल जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को हल्के में ना लीजिएगा। इन जो साइंस के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा 25 क्वेश्चन साइंस के, उसके बाद रीजनिंग के, उसके बाद मैथ्स के, और साइंस के बाद साथियों करंट अफेयर के सवाल भी मैंने लिए हैं। यानी कि जो आपको साथियों पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले आपको उन सवालों को तैयार करना है अगर आप वाकई में इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सीरियस हैं। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है साथियों, अगर आपका जवाब प्लीहा है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। प्लीहा को ही मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ साथियों उत्पन्न होता है, तो यह कहाँ उत्पन्न होता है, मैं कहूंगा यकृत में उत्पन्न होता है। अगर आपका जवाब भी यकृत है तो बिल्कुल करेक्ट है। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है, मुझे बताइए। तो क्या आपका जवाब होगा साथियों फाइब्रोनोजन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइब्रोनोजन जो होता है ये एक तरीके से चोट लगने पर साथियों ये प्रोटीन है, इसके द्वारा ही रक्त जमता है। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को साथियों क्या कहा जाता है। तो इसको साथियों क्या कहा जाता है आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए, तो अगर आपका जवाब साथियों हाइड्रोफोन है तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय तंतु में प्रकाश जो है ना ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है। तो पौधे का कौन सा हिस्सा, मैं कहूंगा जो जाइलम होता है ना, जाइलम, ये एक ऐसा हिस्सा है पौधे का जो पानी का भी और खनिज का परिवहन करता है। आंसर आपका ए होगा। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह यहाँ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, समूह होना चाहिए। यानी कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है, मैं कहूंगा साथियों ऊतक कहा जाता है। ऊतक आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। तो जो क्रम विकास का सिद्धांत दिया था मैं कहूंगा ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो कौन से साथियों वो तत्व है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, लोहा है। मैं कहूंगा ऑक्सीजन वो तत्व है जो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। इस सवाल आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आएगा, इसलिए इसको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर आप लोग कर लीजिए। तो तंत्रिका कोशिका की अगर बात करें, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर की अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करता है, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल अच्छा, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, यानी कि दोनों ही आपके जवाब होंगे, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, करके सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम को तो साथियों केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। राइट आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, यानी कि लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है बिल्कुल। ये ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया है बिल्कुल। यानी कि दोनों ही आपके जवाब हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल आपका ऐसे भी आ सकता है, कोई एक ऑप्शन उसमें होगा और 3 ऑप्शन अलग होंगे। तो दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं, दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। दांतों के अध्ययन को साथियों क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ऑरोलॉजी कहते हैं। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ओडोंटोलॉजी कहा जाता है साथियों दांतों के अध्ययन को। उसके बाद देखिए, सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सोलर ऊर्जा की अगर बात करें, देखिए सोलर आ रहा है तो यहाँ पर शुरू में जो होगा वो सौर ही होगा। यानी कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो सोलर सेल ही बदलता है। तो जिनका भी आंसर सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मनुष्य आंखों से कितनी डिग्री तक देख सकता है। तो देखिए मान लीजिए साथियों ये क्या है, ये मनुष्य है। एक अगर बात करते कितने डिग्री तक साथियों देख सकता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। देखिए एक तो वो यहाँ तक देख लेगा, मान लीजिए साथियों एक सेकंड, थोड़ा सा ये वैसे बन गया। एक तो वो ऐसे देख लेगा अपने नीचे, अरे भाई यहाँ थोड़ी ना देख पाएगा, यहाँ थोड़ी ना देख पाएगा, वो ऐसे आराम से देख पाएगा, ठीक है ना। और एक जो साथियों देख लेगा वो देख लेगा यहाँ तक देख लेगा, ऊपर आसमान में यहाँ तक देख लेगा।
दिक्कत से देख पाएगा तो ये लगभग लगभग जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 150 डिग्री का कोण बनेगा। तो मनुष्य आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है, मैं कहूंगा 150 डिग्री तक देख सकते हैं। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला देखिए साथ, और ये पूरी लाइन अगर हो जाएगी तो फिर ये 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। अगला देखिए, कोशिका का रसोईघर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोईघर अगर आपसे पूछे तो क्रोमोप्लास्ट आपको बताना है। क्या बताना है? क्रोमोप्लास्ट जो है ना, इसको कोशिका का रसोईघर कहा जाता है। उसके बाद देखिए, न्यूटन के किस गति नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है? तो मैं कहूंगा न्यूटन के किस नियम को मैं कह सकता हूं साथियों, आपका जवाब जो होना चाहिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। सही जवाब आपका ए होगा। पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन, क्या ऑक्सिन ये किसकी खोज है? यानी कि ऑक्सिन नामक जो हार्मोन है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो साथियों चार्ल्स डार्विन के द्वारा खोजा गया था। ऑक्सिन नामक हार्मोन जो पौधों में पाया जाता है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा खोजा गया था। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रही है, टिटनेस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करती है? तो जो टिटनेस बीमारी है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, कह रही है ब्लैक बोर्ड काला रंग का क्यों दिखता है? आपके बच्चे में साथियों देखते होगे, अभी भी देखते होगे, ब्लैक बोर्ड जो है ना वो काला रंग का होता है। क्यों? काला पेंट होता है, इस वजह से सारे रंग, यानी कि ये ब्लैक बोर्ड काला रंग जो है ये सारे रंग अवशोषित कर लेता है, ये काला रंग अवशोषित कर लेता है। मैं कहूंगा साथियों ये सारे रंग अवशोषित कर लेता है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा बी जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए करके, चलती लिफ्ट में मनुष्य के वजन पर क्या फर्क पड़ेगा? यानी कि अगर मान लीजिए ये एक लिफ्ट है और ये चल रही है, यानी कि ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, मान लीजिए यहाँ पर एक मनुष्य है, तो इसके वजन पर क्या फर्क पड़ेगा? मैं कहूंगा साथियों बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। अच्छा देखिए, लिफ्ट चल रही है तो वो तो ऊपर भी जा सकती है तब भी कहोगे चल रही है, और वो नीचे भी आ सकती है तब भी यही कहोगे चल रही है। तो अगर ऊपर जा रही है, ठीक है ना, तो मनुष्य का वजन भारी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर नीचे आ रही है तो उसका वजन हल्का हो जाएगा। तो मैं कहूंगा बढ़ भी सकता है कम भी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त तो दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि ऊपर जा रही है, चल रही है। तो चलने की स्थिति में तो अगर ऊपर जा रही तब भी मैंने आपको बताया, नीचे जा रही तो क्या ये भी मैंने आपको बताया। तो कुल मिला के आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या कहलाया जाता है? तो इसको सतु घनत्व कहा जाता है। द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन बराबर क्या होता है? घनत्व होता है। उसके बाद देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है ये आपसे पूछी जा रही है। और जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? मैं कहूंगा कोशिका जो है ना ये जीवन की मूलभूत इकाई होती है, ठीक है ना। और जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी इसको कहा जाता है। अगला देखिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? साथियों मैं कह सकता हूँ नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है। फटाफट मुझे आप लोग बताइए। आपको ध्यान रखना है साथियों, नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। देखिए साथियों, आपके 25 सवाल पूरे जो आते हैं ना वो साइंस के आते हैं, और लगभग लगभग साथियों 15 सवाल जो आते हैं वो आपके करंट अफेयर के आते हैं। 10 से 15 सवाल, और कुछ क्वेश्चन इसमें जीके के भी डाल दिए जाते हैं। 5 भी आते हैं, 6 भी आते हैं साथियों, 7 8 भी आते हैं, 10 तक इनकी गिनती पहुंच सकती है। तो आप लोग साथियों सारा कुछ आपको तैयार करना, और सारी कुछ आपको तैयारी करवाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आप चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और इस वीडियो को साथियों अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख ले रहे हैं जीके के, फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर के देखेंगे, और फिर रीजनिंग और मैथ चलेगी। चलिए, तो कह रहे हैं जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर अगर आपका डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, यानी कि मांसपेशियों में ऐंठन जो होती है ये किसके कारण से होती है? पसीने के दौरान पानी की कमी से नहीं, थका देने वाली मांसपेशियों का एरोबिक रूप से प्रतिक्रिया करने की वजह से, रक्त परिसंचरण में वृद्धि की वजह से, लैक्टिक अम्ल के संचय की वजह से, बिल्कुल सातु इस वजह से ही मांसपेशियों में ऐंठन होती है। मिट्टी में पानी के रिसाव की दर सबसे कम होती है, तो सबसे कम जो होती है साथियों वो चिकनी मिट्टी में होती है। चिकनी मिट्टी में पानी के रिसाव की दर सबसे कम होती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो मैं कहूंगा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रव्य शैलियों को दर्शाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? हम्पी की बात चल रही है, यानी कि हम्पी जो है ना ये विरासत स्थल है, ये वास्तुकला की बेहतरीन द्रव्य शैली को दर्शाता है। उसके बाद देखिए, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो शुद्धि आंदोलन के संस्थापक मैं कहूंगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ये शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। अगला देखिए,
आप साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। आपसे कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो ये साथियों मोरक्को देश में स्थापित की गई है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो क्या आपका जवाब होगा? मैं कहूंगा अमेरिका आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी है। किस देश ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये काम अपने भारत देश ने ही किया है। अपने भारत देश ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद देखिए किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो अगर बात करते हैं किस राज्य में है ये, तो मैं कहूँगा अरुणाचल प्रदेश में है ये सुबनसिरी नदी, और इस पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। किसने 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? तो पता किसने किया है साथियों? नरेंद्र मोदी के द्वारा ही 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की गई है। अगला देखिए किस देश के फुटबॉलर जोरोम बोइटेंग ने शानदार करियर के बाद 37 वर्ष की आयु में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों जर्मनी देश के हैं ये फुटबॉलर। कहाँ के हैं? जर्मनी देश के हैं। आंसर आपका ए होगा। 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये पता साथियों कहाँ शुरू हुआ? ये दुबई में शुरू हुआ है। दुबई आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 50 सवाल हम लोग देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। भारत और किस देश ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मैं कहूंगा भारत और ऑस्ट्रेलिया देश ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये वही सवाल हैं साथियों जो आपके एग्जाम में आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए तो अब साथियों आपके 50 नहीं साथियों 40वें नंबर से आपके जो है ना वो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सवालों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से साथियों देखिएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चंस देखे, करंट अफेयर और कुछ क्वेश्चंस जीके के देखे। अब रीजनिंग और मैथ्स को आप लोग देखिए। देखिए ऐसे सवाल साथियों आपके एग्जाम में आएंगे। कह के 4 शब्द दिए गए हैं, ये 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अलग है। उस अलग वाले के बारे में आपको बताना है। तो देखिए दिसपुर, मुंबई, चेन्नई, झारखंड, ये तीनों कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य की राजधानियां हैं, लेकिन ये अपने आप में एक राज्य है, ये राजधानी नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा ये आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहने के GYM को 2275 लिखा जाता है तो KIT को साथियों क्या लिखा जा सकता है? मुझे बताइए। देखिए G आता है 7 पर, Y आता है 25 पर, M आता है 13 पर। ये 2275 ऐसा तो नहीं साथियों इनके बीच में गुणा की गई है, यानी कि 7 गुणा 25 गुणा 13 ऐसा तो नहीं, तो 2275 है। कोई दिक्कत नहीं साथियों, एक बार करा के हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 13 सत्ते 91 हो जाएगा, यानी कि 91 की गुणा आपको 25 से कर देनी है। 5 एकम 5, 5 नीम आपका 45 हो गया। 2 एकम 2, 2 नीम आपका 18 हो गया। 5 आ गया, 7 आ गया, 12 आ गया, यानी कि 2275। देखिए वही 2275 आ गया। तो मैं कहूंगा K 11 पर आता है, I 9 पर आता है, T आपका 20 पर आता है। इसकी आपको गुणा कराना है। 20 दूना कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, यानी कि 11 से गुणा कराना तो 180 180 ऐसे लिख दिया जाएगा। तो ये आपका 1980 आ जाएगा। 1980 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो ये रीजनिंग के सवाल आपको ग्रुप डी एग्जाम में बहुत तेजी के साथ साथियों करना होंगे, अगर आप वाकई में अपने इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है ना। चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों, वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए। एक लाइक का बटन दबा देंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ वीडियो आपको पसंद आ रही है और ऐसी ही वीडियोस आपके लिए और साथियों बनाना चाहिए। ठीक है ना। धीरे धीरे लेवल में तो उठा दूंगा, उस लेवल तक पहुंचा दूंगा जिस लेवल पर जाने पर साथियों आपका सिलेक्शन होता है। इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रख के इस वीडियो को देखते जाइए अंत तक। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं साथियों इस सवाल की। देखिए AEI EIO, देखिए ये तो सब मुझे वॉवेल लग रहे हैं, है ना। क्या लग रहे हैं साथियों? ये सारे के सारे वॉवेल लग रहे हैं। देखिए ए आपने वॉवेल का सुना होगा, AEI OU। अच्छा यहाँ पर मुझे ऐसे ही लग रहा है AEI, फिर क्या आएगा? O आएगा, है ना। O आएगा तो O आ गया। ये क्या है? E है। E के बाद देखिए I आएगा। देखिए E के बाद I आया है और I के बाद देखिए O आया है, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। अब देखिए I के बाद O है, देखिए I के बाद O है, फिर U है, I के बाद O है, फिर U है। अब फिर से A से स्टार्टिंग हो जाएगी, तो यानी कि यहाँ पर साथ तो A आ जाएगा, यानी कि OUA कहाँ पर लिखा हुआ है? OUA आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो सी जिनका जवाब है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है।
नंबर सीरीज का सवाल है, कह रहे कि 119 है, उसके बाद 109 है, उसके बाद 89 आ जाता है, फिर साथियों 59 आ जाता है, तो उसके बाद अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है मुझे बताइए। देखिए अगर 119 से 9 पर जाए 100 तो 10 घटाया गया है। अच्छा यहाँ पर भी साथियों, यहाँ पर 20 घटाया गया, और यहाँ पर कितना घटाएगा, मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर तो 30 घटा दिया गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 40 घटाया जाएगा। तो 59 में से अगर 40 घटाते हैं तो कितना बचता है, 19 बचता है। 19 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, बहुत शानदार और बहुत जानदार साथियों आपकी स्क्रीन पर ये सवाल है, इसको करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपसे कहा जा रहा है, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, यमुना दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, ये आपको यहाँ पर बताना। देखिए जो जो सवाल में कह रहा है वो करते जाइए। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, तो प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए यानी कि राहुल ने कम अंक प्राप्त किए होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। अब देखिए प्रीति राहुल कहीं और पर लिखे हैं, प्रीति और राहुल, राहुल यहाँ पर आ गया। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, राहुल ने यमुना से, है ना, अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है, 3 लोग मिलकर। अब देखिए यमुना कहीं पर लिखा, ये लिखा है यमुना दिव्या के बराबर अंक प्राप्त करती है, यमुना जो है ना ये दिव्या के बराबर अंक प्राप्त करती है। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, लोकिता ने मंजू से, है ना, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, ठीक है, यानी कि मंजू ने ज्यादा अंक प्राप्त किए होंगे। अभी हमें ये नहीं पता है कि मंजू लोकिता यहाँ पर रखेंगे या यहाँ पर रखेंगे, इसलिए हमने इसको कहीं पर नीचे रख लिया है। उसके बाद करेंगे मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, यानी कि मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो दिव्या ने ज्यादा अंक प्राप्त किए होंगे। अच्छा यहाँ पर दिव्या ये बैठी तो है, यानी कि दिव्या से कम अंक प्राप्त किए हैं मंजू ने, ठीक है ना, और मंजू से कम अंक प्राप्त किए हैं साथियों लोकिता ने, तो सारे तो बैठा दिए हमने, तो बचा कौन सा, तो कुछ नहीं बचा। सवाल पूछा जा रहा है सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, मैं कहूंगा लोकिता ने साथियों सबसे कम अंक प्राप्त किए, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले क्या है साथियों, 47 से यहाँ पर 15 बनाया गया है, तो उसी प्रकार साथियों 19 से यहाँ पर कौन सा नंबर बनेगा, ये बात आपको यहाँ पर बताना है। बताइए देखिए, अच्छा अगर 15 की हम यहाँ पर 3 से गुणा करें तो 45 आता है ना, 15 यहाँ कितना हो जाएगा 45, इसमें सिर्फ आप 2 जोड़ दीजिए तो 47 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 19 की साथियों अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 57 आ जाता है, 57 भी जैसे यहाँ पर 2 जोड़ा है ना, तो यहाँ पर भी 2 जोड़ी 59 आ जाएगा। अगर 59 हमारा ऑप्शन में है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही लगा। देखिए जरा 59 ये आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ये भी सवाल आपके सामने नंबर सीरीज का है। 43 है, उसके बाद साथियों 55 है और 79 है और 115 है। कह रहे हैं कि उसके बाद जो आएगा वो कौन सा नंबर साथियों यहाँ पर आना चाहिए। देखिए सबसे पहले अगर 43 से 55 पर जाए तो यहाँ पर साथियों कितना बढ़ रहा है, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 4 1 बचेगा, 12 बढ़ा है। अच्छा यहाँ पर कितना बचा बढ़ा है साथियों, 9 में से 5 जाएगा, 4 7 में ये 2 हो जाएगा, 12 बढ़ा, फिर 24 बढ़ा, फिर यहाँ पर कितना बढ़ा साथियों, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, ये 10 हो गया, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, तो 12 का पहाड़ आ गया। 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, तो यहाँ पर क्या आएगा 12 चौक 48 आएगा, यानी कि 115 और 48 कितना होता है ये आपको बताना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा 163 हो जाएगा। 163 अगर ऑप्शन में तो ये जवाब हमारा बिल्कुल सही है। और मैं देख पा रहा हूँ साथियों 163 163 ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है कि होली का संबंध रंग से है, तो क्या मुहर्रम का संबंध मुसलमान से होगा, या हैमिस का संबंध लोग से होगा, दिवाली का संबंध प्रकाश से होगा, या लोधी का पंजाब से संबंध होगा। मैं कहूंगा जो यहाँ पर संबंध है वो संबंध मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि होली रंगों का त्यौहार है, उसी प्रकार दिवाली प्रकाश का त्यौहार, इसलिए आंसर आपका सी जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर कथन आपके सामने और 2 निष्कर्ष आपके सामने है, आपको बताना है कथन के अकॉर्डिंग कौन सा निष्कर्ष सही है। कह रहे कि कुछ आलू टमाटर है, तो मान लेते हैं साथियों कुछ आलू टमाटर हैं, ये क्या हो गए, ये आलू हो गए, और कुछ आलू टमाटर मान लेते इतने आलू जो है ना वो क्या हो गए, इतने आलू टमाटर हो गए।
कह रहे कि सभी टमाटर प्याज है, तो ये सभी के सभी टमाटर क्या हो जाएंगे, ये सभी के सभी टमाटर प्याज हो जाएंगे। अब निष्कर्ष को देखिए, कह रहे कि कुछ टमाटर आलू हैं, कुछ टमाटर आलू है, बात बिल्कुल सही। इतने टमाटर आलू हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सभी प्याज आलू हैं, सभी प्याज आलू नहीं हो सकते, कुछ प्याज आलू हो सकते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि सिर्फ केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साफ साफ यहाँ पर लिख नहीं पाया होगा, है ना, टाइप नहीं हो पाया होगा। प्लस का अर्थ साथियों क्या है, माइनस है। माइनस का अर्थ क्या है साथियों, गुणा है। गुणा का अर्थ क्या है साथियों, भाग है। और भाग की अगर बात करें, भाग का मतलब प्लस है। और आपको इसको सॉल्व करना है 43, 2, 2 और 8, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। देखिए अब जैसे कि अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर 8 के बाद ये कुछ नहीं है। जैसे कि माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, तो यहाँ पर सातों गुणा आ जाएगा। ये गुणा है, गुणा का मतलब क्या, भाग है, तो सातों यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा, है ना। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं 43 ये मैंने गलत लिख दिया है, एक सेकेंड। देखिए 43 दो और फिर 2 और फिर 8 अलग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए माइनस का अर्थ क्या है सातों, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा आ जाएगा। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर सातों भाग आ जाएगा। और फिर प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस है। इसको आपको सॉल्व करना है बस खाली। अब देखिए 43 गुणा इसकी भाग करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा, है ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 8 आ जाएगा। 43 से कम 43 हो जाएगा, -8, तो इसको क्या माइनस कराओगे 35 आएगा, जो कौन से ऑप्शन में साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर मैंने आंसर से पहले था, आंसर आप लोग मुझसे पहले सातु दिया करिए। कह रहे कि आंध्र प्रदेश का संबंध तेलुगु से है, तो उसी प्रकार असम का संबंध मैथिली से होगा, केरल का संबंध मलयालम से होगा, गोवा का हिंदी से या त्रिपुरा का तेलुगु से, मुझे बताइए। देखिए आंध्र प्रदेश की भाषा है ये तेलुगु, तो उसी प्रकार केरल की भाषा यहाँ पर जो दी गई है वो मलयालम दी गई है। ये असम की भाषा नहीं है, ये गोवा की नहीं, त्रिपुरा की नहीं है। तो मैं कहूंगा जवाब आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल साथ आपके स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि कथन और निष्कर्ष है, ठीक है ना, दो निष्कर्ष है, दो कथन है। आपसे कह रहे हैं कि सभी फूल फल है। मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, ये फूल हो गए, और सभी फूल यानी कि सारे के सारे फूल क्या हो जाएंगे, फल हो जाएंगे। और सभी फल क्या है, सभी फल जो है ना ये पौधे हैं, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी फूल पौधे हैं, है ना, सभी फूल, सभी फूल पौधे नहीं है, सभी। अच्छा सभी क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड, निष्कर्ष पहला ये है ना, दूसरा ये है, तो सभी पौधे फूल है, सभी पौधे फूल नहीं है, कुछ पौधे फूल हैं, सिर्फ इतने पौधे फूल हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर बात करें कुछ फल फूल हैं, कुछ फल फूल हैं, बिल्कुल कुछ फल, यानी कि इतने फल जो है ना ये फूल हो जाएंगे, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा वाला आपका सही है, पहला वाला गलत है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में EMTWX को XWTME लिखा जाता है, तो PYSCI को सातु क्या लिखा जा सकता है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लेटर्स की मदद से ही ये लेटर सातु बनाए गए हैं, लेकिन फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो सबसे अंत वाला है वो सबसे पहले आ चुका है, जो सेकंड लास्ट है वो सातु स्टार्टिंग में सेकंड में आ गया है, और फिर टी की पोजीशन जहां थी वही है, एम सातु ये आ गया, और ई आपका जो है ना वो ये आ गया। तो समझ गए सातु, उसी प्रकार ये आपका आई आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, एस आ जाएगा, वाई आ जाएगा और पी आ जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ICSYP, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों अब आपके सामने यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन मैथ्स के सवालों को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्योंकि साथियों मैथ्स के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ग्रुप डी के एग्जाम में। कह रहे कि चावल के मूल्य में 20% की छूट मिलने से एक्स, चावल की के मूल्य में 20% की छूट मिलने से एक्स रुपए, मतलब अच्छा मिलने से एक्स जो है ना ये 100 रुपए में पाँच, अच्छा एक्स कोई व्यक्ति है, एक्स 100 रुपए में 5 किलोग्राम चावल और खरीद सकता है जब 20% की छूट हो गई थी। तो चावल का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, तो घटा हुआ मूल्य आप कैसे निकालेंगे, क्या ट्रिक से अगर बात करें तो घटा हुआ मूल्य आप कैसे निकालेंगे। देखिए
100 रुपए में 5 किलोग्राम चावल और खरीद सकते हैं। 100 रुपए में बटा 5 नीचे आ जाएगा, 100 रुपए में 5 किलोग्राम चावल और खरीद सकते हैं। 20% छूट, तो इसका 20% निकाल लीजिए साथियों ट्रिक के साथ। इसका 20% निकालेंगे तो 20/100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैंसिल कर ली, 0 से आपका 0 हो जाएगा, 2 से आपका 5 आ जाएगा, 5 से कट होगा ये 20 आ जाएगा, 20 से कट होगा 4 तो 4 आ जाएगा, यानी कि चावल का घटा हुआ प्रति किलो घटा हुआ मूल्य 4 रुपए होगा। और 4 रुपए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही है। अब इस सवाल के साथ तो यहाँ पर हम लोग बात करें, आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर एक काम को जो है ना वो कितने दिन में पूरा करते हैं? वो साथियों 40 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कि उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, यानी कि देखिए अगर टोटल इन्होंने क्या 40 दिनों में कोई कार्य पूरा किया है। अच्छा आगे पढ़ लीजिए, उन्होंने 30 दिनों तक, यानी कि ए और बी ने मिलकर एक साथ कर लेते हैं वो काम 40 दिन में, लेकिन इन्होंने वो काम 30 दिन तक ही किया, यानी कि 10 दिन का काम बाकी होगा। तो कह रहे कि फिर बी ने काम छोड़ दिया, शेष ए ने काम, यानी कि जो काम बाकी रहा वो ए करता रहा और ए ने वो अगले 22 दिनों में पूरा कर लिया। तो कह रहे हैं कि ए अगर अकेला उस काम को करता तो कितने दिन में लगता है, यानी कि ए अकेला कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकता है, टोटल काम को पूरा कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ए और बी का 30 दिन का काम, इन्होंने 30 दिन तो काम किया है, 40 दिन काम करना था, तो 30 दिन का काम कैसे निकलेगा? 30/40, ये हो गया टोटल दिनों में। इतने दिनों में टोटल वो काम कर पाते, लेकिन इतने दिन ही काम किया। तो मैं कहूंगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 3/4 भाग उन्होंने काम का किया। अब देखिए टोटल काम जो होता है वो एक होता है, यानी कि अगर एक में से हम ये काम घटा देंगे तो कितना काम शेष रहेगा ये हमें पता चल जाएगा। तो 4 एकम 4 और एक 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 4 - 3 और 4 एकम 4 आ जाएगा। कितना बचा साथियों? 1/4 काम, यानी कि ये काम अभी बाकी है, बी ने तो साथ छोड़ दिया है, ठीक है। ए काम इसको करता है साथियों कितने दिन में? 22 दिन में, यानी कि 22 दिन ये 1/4 काम पूरा करता है। जो ए है ये 22 दिनों में 1/4 काम करता है, तो कह रहे कि ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो भैया अगर 1/4 काम ये 22 दिन में करेगा तो मैं कहूंगा 4 की 22 से गुणा कर दो, 88 आ जाएगी, यानी कि 88 दिन में ये पूरा काम करेगा। अरे भाई 1/4 काम करेगा 22 दिन में, तो 1/2 यानी कि आधा काम करेगा 44 दिन में, आधा काम 44, आधा दिन आधा काम 44, तो टोटल 88 दिन में सातों ये पूरा काम करेगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कहा जा रहा है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है साथियों? 6:7 है। यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि होती है, यानी कि इसमें 20% की वृद्धि लड़कों की संख्या में और लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो नया अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। मान लीजिए साथियों ये 6x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, यानी कि 6x में आपको 20% की वृद्धि करना है। मान लीजिए ये 20% की वृद्धि यानी कि 120% हो जाएगा। अच्छा ये लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है? 7x है, और इसमें आपको 10% की वृद्धि करना है, यानी कि इसका आपको 110% निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इसको सातों कैलकुलेट करा लीजिए, 12×5 = 12 छंग आपका 72x, और ये क्या आ जाएगा? ये 77x आ जाएगा। अब x से x आपका कैंसिल आ जाएगा, बचेगा 72:77, यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा? 72:77 होगा। तो 72:77 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए साथियों आपके स्क्रीन पर है, यानी कि एक वस्तु को 4000 रुपए में बेचा गया था, अगर 10% की छूट दी गई होती तो 20% का लाभ होता। 10% की छूट दी गई होती, यानी कि 4000 पर अगर 10% की छूट देते, यानी कि इसका 90% निकालो, 10% की छूट पर आपको पता चल जाएगी। 0 से 0, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक आपका 36, यानी कि अगर 4000 पर 10% की छूट दी गई होती तो ये 4000 नहीं बल्कि 3600 रुपए की वस्तु जाती। अब यहां पर कहा जा रहा है कि फिर 20% का लाभ होता। कितने का? 20% का लाभ होता, यानी कि जो 3600 रुपए में चीज जा रही थी ये जो बेची जाती ये 20% के लाभ के साथ, यानी कि 120% में बेची जाती। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य होता है 100%। देखिए इसकी गुणा हो जाएगी इससे, ठीक है ना, यानी कि ये 120% की वैल्यू है, इसकी आपको 100% की वैल्यू क्या करना है साथियों? यहाँ पर एक तरीके से निकालना है। तो 3600
गुणा 100 आ जाएगा बटा 120 आ जाएगा। ये आपके 1% की वैल्यू निकली है, ठीक है ना। अब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे साथियों यहाँ पर अगर आप निकाल पाएंगे, यानी कि ये अगर 100 है, ये 100 ना लिखते तो 1% की वैल्यू होती, 100 लगा दिया तो ये 100% की वैल्यू। इसको कैलकुलेट करिए साथियों, 12 तिया 36 हो जाएगा, 000 ये हो जाएगा, यानी कि 3000 आपका आएगा वस्तु का लागत मूल्य। 3000 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके बिना किसी स्टॉप पर रुके एक बस की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि बिना रुके आनंद फानंद में चल रही है ट्रेन, रुक नहीं रही है साथियों, बस रुक नहीं रही है, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। लेकिन जब ये स्टॉप्स पर रुकती है, कई बार रुकती है बीच में, तो इसकी चाल जो है वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो सवाल आपसे पूछा जाता है कि प्रति घंटे बस कितने मिनट रुकती है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए एक सूत्र होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों को आपको घटाना है, यानी कि 70 माइनस 56 करना है, बटे जो पहली वाली चाल है वो आपको लिखना है। इतना काम आपको करना है, ठीक है ना। अब अगर साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो इसको कैलकुलेट कराइए, 70 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा? 4 आपका ये 14 बटे 70 आ गया, ठीक है ना। अब ये क्या 14 पंजे 14 कम 14, 14 पंजे 70 इतना आ गया। तो मैं कहूँगा प्रति घंटे बस कितने घंटे रुकती है, तो 1/5 घंटे रुकती है। लेकिन 1/5 घंटे को मिनट में अगर बदलें तो 60 से आपको गुणा कराना पड़ेगी। तो इसको कैलकुलेट करा लीजिए, यानी कि 10 मिनट आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। यानी कि प्रति घंटे बस कितने मिनट रुकती है, तो 10 मिनट रुकती है। 10 मिनट आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए और साथियों आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है, अच्छा माध्यक यहाँ पर आपको साथियों बताने, क्या बताना है साथियों? माध्यक यहाँ पर आपको बताने, कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा भी है। यानी कि 31, 25, 17, 23, 45 और 59 का आपको साथियों माध्यक कह लो या माध्यिका कह लो, बात एक ही है। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको आप आरोही क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में? इसको आप लिखते हैं साथियों आरोही क्रम में, है ना। इसको आप आरोही क्रम में लिख लीजिए। सबसे छोटा 17 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद 31 हो जाएगा और फिर 45 हो जाएगा और फिर 59 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें, अब देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी। और मैं कहूंगा साथियों ये कौन सी संख्या, ये सम संख्या है, तो इसमें जो सूत्र लगेगा वो अलग लगेगा। माध्यिका का सूत्र इसमें जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, वो थोड़ा अलग लगेगा। अलग क्या लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। n/2 वे पद का मान प्लस n प्लस 2/2 वे पद का मान अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। n का क्या, n की वैल्यू क्या है, 6 है, क्योंकि 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 6/2 हो जाएगा, तो मैं कहूंगा 3 आ जाएगा, है ना। 3 ही तो आएगा भाई, 6/2, 2 कम 2 3 6, ये क्या आ जाएगा 6 + 2 8, 8/2 को क्या क्या कहेंगे, 4 कहेंगे, और बटे 2 आ जाएगा। यानी कि तीसरे पद का मान और चौथे पद का मान बटे 2। तो मैं कहूंगा तीसरे पद का मान क्या है, ये एक बार मुझे बताइए। तो तीसरे पद का मान 1 2 3 25 है, तो 25 यहाँ पर आ जाएगा। चौथे पद का मान क्या है, 31 है, तो यहाँ पर 31 आ जाएगा, बटे 2 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए साथियों आप लोग, तो 56/2 आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करिए, 2 दूना 4 आ गया, 2 अट्ठे 16 आ गया, मैं कहूंगा 28 आ जाएगा इन संख्याओं का माध्यिका। ऐसा कहाँ पर है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, और आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल भी साथियों आपकी स्क्रीन पर है। यानी कि ए और बी क्रमशः 40 दिन और 16 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए की अगर यहाँ पर साथियों हम लोग बात करते हैं, ए जो काम करता है ये 40 दिन में वो काम कर लेता है, कोई भी काम है। और बी की अगर बात करें, ये साथियों 16 दिन में वही काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद साथियों कहा गया है कि ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और फिर 12 दिनों के बाद बी ने कार्य को पूरा होने तक ए के साथ काम किया। बी के कार्य में शामिल होने के बाद कार्य कितने समय तक चला, आपसे पूछा जाए। देखिए सबसे पहले एक नंबर निकाल लीजिए जो कि 40 से भी कटे, 16 से भी कटे। देखिए 80 एक ऐसा नंबर है, 40 दूना 80 और 16 पंजे 80। कहने का मतलब ये है कि ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 5 काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए ने अकेले कार्य शुरू किया, यानी कि ए ने अकेले कार्य शुरू किया जो कि डेली एक काम करता है।
यानी कि और फिर 12 दिनों के बाद, यानी कि इसने 12 दिनों तक काम किया होगा, तो ए डेली 2 काम कर रहा है, 12 दिनों तक इसने 24 काम किया। कितना काम किया? 24 काम किया। तो ए ने अकेले कार्य शुरू किया और फिर 12 दिनों तक किया, और उसके बाद बी ने कार्य पूरा होने तक। अब अच्छा, काम कितना बाकी है ये देखिए जरा। टोटल काम 80 है। टोटल काम कहां पर लिखा है? ये हमेशा टोटल काम होता है। 24 काम हो चुका है साथियों, तो कितना काम बाकी है? 56 काम बाकी है। कितना काम बाकी है? 56 काम बाकी है। तो 12 दिनों के बाद बी ने कार्य को पूरा होने तक ए के साथ काम किया। बी के कार्य में शामिल होने के बाद कार्य कितने समय तक चला, ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर जो है ना वो पूछा जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि 56 काम को अब जो करेंगे, अब ए भी करेगा और बी भी करेगा, तो अब ए और बी को करने में इस 56 काम को कितना समय लगेगा? देखिए 2 काम ये कर रहा है, 5 काम ये कर रहा है, दोनों लोग मिलकर 7 काम कर रहे हैं। 7 कम 7, 7 अट्ठे 56, यानी कि 8 दिन में वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 दिन कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक साथियों बनता है।